हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एक और नए लेक्चर में। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मोनेरा जगत का लेक्चर नंबर 3। तो आज हम लोग जीवाणु में शोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो शोषण जो होता है बच्चों, जीवाणु में दो प्रकार का होता है। पहला ऑक्सीशोषण, दूसरा अनऑक्सीशोषण। अब जैसे नाम से पता चल रहा है, ऑक्सीशोषण में क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीवाणु जिंदा रह सकता है। अगर ऑक्सीजन नहीं देंगे तो मर जाएगा, लेकिन ये कुछ हद तक सही नहीं है, वो मैं समझाऊंगा क्यों नहीं है। दूसरा है अनऑक्सीशोषण, जिसका मतलब है कि ये जीवाणु ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में सर्वाइव कर सकते हैं। अब ऑक्सी और अनऑक्सी के अंदर भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो दो कैटेगरी को रखा गया है। जैसे कि ऑक्सीशोषण में एक है अविकल्पी ऑक्सीजीवी और दूसरा है विकल्पी अनऑक्सीजीवी। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो है यहाँ पे गलती से अनऑक्सी लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पर मैं ऑक्सी की बात कर रहा हूँ। तो अविकल्पी ऑक्सी है तो यहाँ भी विकल्पी ऑक्सी आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ये मैंने जान के गलत नहीं लिखा है, ये एक्चुअल में ऐसा ही है। इसका मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में। इस तरह से अनऑक्सीशोषण में भी दो कैटेगरी आ जाती है, एक है अविकल्पी अनऑक्सी और दूसरा है विकल्पी ऑक्सी। तो ध्यान से समझिए। देखिए, पहला जो है ऑक्सीशोषण में पहला इसमें कैटेगरी है अविकल्पी ऑक्सीजीवी। ये ऐसे जीवाणु हैं जो केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जिंदा रह सकते हैं। अगर आप इनको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ले जाकर छोड़ दोगे तो ये तुरंत ही अपना दम तोड़ देंगे, तुरंत ही ये मर जाएंगे। तो इनको सिर्फ जिंदा रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए। इनके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं भाई। इनके नाम में आ रहा भी अविकल्पी, इनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। तो ऑक्सीजन नहीं दोगे तो ये मर जाएंगे। तो ऐसे जीवाणु जो केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जिंदा रह सकते हैं और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तुरंत ही मर जाएंगे, वे कहलाते हैं अविकल्पी ऑक्सीजीवी जीवाणु। तो ये विकल्पी अनऑक्सी क्या है भाई? ये ऐसे जीवाणु हैं जो अपने हालात के हिसाब से अपना आप को ढाल सकते हैं भाई। ये होते तो हैं ऑक्सीजीवी ही, यानी इनका जो नेचर होता है भाई वो होता तो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही रहना, लेकिन बाय चांस अगर आपने इनको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में छोड़ दिया तो भी ये कहते हैं कि हम अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, हम लोग ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी जिंदा रह सकते हैं। इसको ऐसा समझिए, मान लीजिए एक घर के अंदर दो बेटे हैं। एक जो बेटा वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है और दूसरा वाला जो बेटा है थोड़ा सा सीधा है। ठीक, अब जो ज़िद्दी बेटा है वो कह रहा है कि मुझे खाने में सिर्फ शाही पनीर चाहिए। शाही पनीर अगर नहीं दोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, और अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो हो सकता है कि भूख से तड़प कर मेरी डेथ हो जाए। अब जो दूसरा बालक है वो बेचारा थोड़ा सा सीधा है, वो कह रहा है कि मुझे जिस तरह का आप खाना दे दोगे मैं वही खा लूँगा। हालांकि मेरी जो प्रेफरेंस है वो मेरी प्रेफरेंस है मटर पनीर, सॉरी वो मेरी प्रेफरेंस है राजमा चावल। तो दूसरे वाले बालक को मान लीजिए राजमा चावल पसंद है और पहले वाले को जो बोल रहे हैं वो कह रहा है कि मुझे शाही पनीर चाहिए। अगर नहीं दोगे तो डेथ हो जाएगी, वो खाना खाना छोड़ देगा। अब भाई उसको देना पड़ेगा, अगर शाही पनीर नहीं दोगे तो वो भूख से बेचारा मर जाएगा। और जो दूसरा वाला है लड़का, जो कि बेचारा थोड़ा सा सीधा है, अब वो कह रहा है कि मुझे राजमा चावल चाहिए। अब घर में राजमा चावल है नहीं तो वो कह रहा है कि चलिए मम्मी कोई बात नहीं, राजमा चावल नहीं है तो कोई बात नहीं, जो घर में खाना बना हुआ है आप मुझे वो दे दीजिए, मैं उसी को खा के अपना गुजार कर लूँगा। तो ये जो दूसरी कैटेगरी मैंने बताई है सीधे साधे वाली, वो यही जीवाणु हैं, विकल्पी अनऑक्सी। ये बेचारे ऐसे कि ये कह रहे कि हम होते तो ऑक्सीजीवी हैं भाई, ऑक्सीजन मिल रही है तो चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हम सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हम तब भी जिंदा रह सकते हैं। तो ऐसे जीवाणु जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ज़्यादातर पाए जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं भी दोगे तो भी इनका काम चल जाएगा, वे कहलाते हैं विकल्पी अनऑक्सी। तो इसमें लिख दूं मैं, अविकल्पी ऑक्सी कौन से जीवाणु जो केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही सर्वाइव कर सकते हैं, उनको बोलते हैं ऑक्सी अविकल्पी ऑक्सीजीवी जीवाणु। और विकल्पी अनऑक्सी जीवाणु वे हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ये जीवित रह सकते हैं। हालांकि होते तो ये ऑक्सीजीवी हैं, लेकिन ये विकल्प पड़ने पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसी तरह से बिल्कुल इसका अपोजिट आपको यहाँ पे करना है। ये है अनऑक्सीशोषण वाले जीवाणु। तो पहला है अविकल्पी अनऑक्सी। तो खुद ही सोचिए इसके पास कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है बिल्कुल भी। तो ये कह रहा है कि भाई मैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही जिंदा रह सकता हूँ, अगर मुझको ऑक्सीजन वाले क्षेत्र में ले जाके छोड़ दोगे तो तुरंत ही मैं मर जाऊँगा, मेरा दम टूट जाएगा या मैं ख़त्म हो जाऊँगा। तो अविकल्पी वाले के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये वे जीवाणु हैं जो केवल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही जिंदा रह सकते हैं, केवल ऑक्सीजन की
अनुपस्थिति में ही जीवित रह सकते हैं। और विकल्पी ऑक्सीजीवी, तो इसमें इस वाले का उल्टा कीजिए भाई। विकल्पी अनॉक्सी में क्या थे, ये होते तो थे ऑक्सीजीवी, लेकिन टाइम पड़ने पर ये अनॉक्सी में भी कन्वर्ट हो सकते। इसी प्रकार से ये है कि ये जीवाणु होते तो अविकल्पी होते तो एनॉक्सी शोषण वाले हैं, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रहने वाले, लेकिन अगर आप इनको ऑक्सीजन दे दोगे तो भी इनका काम चल जाएगा, तो भी ये मरेंगे नहीं, तो भी ये जिंदा रह सकते हैं। मतलब हालातों के हिसाब से अपने आप को ढाल सकते हैं। तो विकल्पी ऑक्सीजीवी वे जीवाणु हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी जिंदा रह सकते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, इसको याद करने के लिए मैं यहाँ पे लिख दूँ कि जो अविकल्पी है वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। अब ज़िद्दी का मतलब कि अगर इनको वो चीज़ दोगे तो ही इनका काम चलेगा, वरना नहीं चलेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी ये भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है कि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ही हम जिंदा रहेंगे, भाई ऑक्सीजन दे दोगे तो हम मर जाएंगे। और ये वाले बेचारे कैसे हैं, ये बेचारे सीधे साधे, सीधे साधे। तो ये कह रहे हैं कि भाई हमें जिस माहौल में रखोगे हम उसी माहौल में अपना आप को ढाल लेंगे। और ये वाले भी बेचारे सीधे साधे हैं कि जिस माहौल में रखे जाएंगे उसी माहौल में अपने आप को ढाल लेंगे। बस थोड़ा सा आपको शब्दों पे ध्यान देना है कि यहाँ पर विकल्पी ऑक्सी लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पहले से ऑक्सीजीवी थे, नहीं, ये विकल्प मिलने पर ऑक्सीजीवी हो सकते हैं। इसी तरह से ये है विकल्पी अनऑक्सीजीवी, तो ये भी ऐसा नहीं कि ये अनऑक्सीजीवी ही है, नहीं, इसका मतलब ये है कि विकल्प मिलने पर अनऑक्सीजीवी में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको ये शोषण वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, तो इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीवाणुओं में जनन के बारे में। तो बच्चों नया टॉपिक देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जीवाणु में जनन के बारे में। तो देखिए जीवाणु में जो जनन होता है वो ना तो पूरी तरह से लैंगिक होता है, वैसे अलैंगिक बोल सकते हो कि हाँ अलैंगिक होता है पूरी तरह से, पर लैंगिक को पूरी तरह से या सत्य लैंगिक वाला वो नहीं माना जाता है। देखिए अलैंगिक जनन और वहाँ पे मैंने लिखा है लैंगिक जनन, तो ये लैंगिक जनन सत्य लैंगिक जनन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जीवाणु में ना तो युग्मक जनन होता है, ना ही यहाँ पर इसमें कोई निषेचन होता है, या ना ही यहाँ पर इसके अंदर कोई जाइगोट या युग्मनज बनते हैं, ना ही इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। लेकिन फिर भी इसमें इसको लैंगिक जनन क्यों बोल रहे हैं वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। तो फिलहाल हम लोग अलैंगिक जनन में 3 कैटेगरी पढ़ते हैं। पहला है द्विवीय विभाजन, जिसको बोलते हैं बाइनरी फिशन, मुकुलन बॉडिंग, और अंतःबीजाणु द्वारा, जिसको बोलते हैं एंडोस्पोर। और यहाँ पर आनुवंशिक पुनर्संयोजन या लैंगिक जनन में 3 प्रकार का जनन पढ़ेंगे हम, रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन, पारगमन या ट्रांसडक्शन, और संयुग्मन या फिर कॉन्जुगेशन। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं द्विवीय विभाजन, बाइनरी फिशन। तो ये बाइनरी फिशन कब होता है, जब अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं। तो उस टाइम पे क्या होगा कि मान लीजिए हमारे पास एक जीवाणु है। अब जीवाणु के अंदर क्या पाया जाता है बच्चों, इसके अंदर खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि डीएनए होता है, द्विसूत्री डीएनए। और साथ में मैंने बताया था कि जीवाणु के पास में मीजोजोम भी पाया जाता है, जो कि इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ मुड़ने से बनता है। और ये मान लीजिए बाहर इसकी कोशिका भित्ति हैं जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। तो जब अनुकूल परिस्थितियाँ होती है तो उस टाइम पे जीवाणु क्या करता है, अपनी एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बना देता है। तो उस टाइम पर उस विभाजन में मीजोजोम इसकी हेल्प करता है। मीजोजोम के बहुत सारे कार्य, ये शोषण में भी सहायता करता है, कोशिका भित्ति के निर्माण में भी सहायता करता है, डीएनए के द्विगुणन में भी सहायता करता है, और द्विवीय विभाजन में भी सहायता करता है। तो जब इससे 1 से 2 कोशिकाएं बननी होंगी तो इस जीवाणु के अंदर जो डीएनए है उसका द्विगुणन होके 2 नए डीएनए बन जाएंगे, और इसमें हेल्प कौन कराएगा, मीजोजोम हेल्प कराएगा। तो ये रहा। और दूसरी वाली जो कॉपी है वो इसकी इधर की तरफ आ जाएगी, ये इसकी दूसरी कॉपी होगी। ठीक, साथ में जो मीजोजोम है वो भी 2-2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये रहा मीजोजोम और ये दूसरे वाले का मीजोजोम। और इन दोनों की जो कोशिकाएँ हैं वो कुछ इस तरह से एक दूसरे से अलग होना शुरू कर देगी, और बाद में अलग होते होते ये पूरी तरह से एक दूसरे से पृथक होकर अपना अलग अलग जीवन यापन करेगी। तो ऐसा विभाजन जहाँ पर एक कोशिका से 2 नई
पुत्री कोशिकाएं बनती है उसको बोला जाता है द्विवीय विभाजन। और द्विवीय विभाजन में क्या होगा, 1 से 2 कोशिकाएं बनेगी और दोनों के अंदर जेनेटिक मटेरियल रहेगा। तो यहाँ पर ये इसका खुद का मेन डीएनए हो गया, इसके पास भी खुद का ये डीएनए हो गया, साथ में इनके पास में मेसोसोम भी होगा। तो ये इसका मेसोसोम हो गया और ये इसका मेसोसोम। तो इसको बोला जाता है द्विवीय विभाजन। और यहाँ जो दोनों जीवाणु कोशिका बनी है इनको बोलते हैं डॉटर बैक्टीरिया। ठीक है बच्चों। मुकुलन कुछ खास नहीं है, इसको हम लोग बडिंग भी बोलते हैं। तो कुछ विशिष्ट जीवाणुओं के अंदर ही होता है। जैसा आप लोगों ने ईस्ट के बारे में पढ़ा होगा, ईस्ट होता है एक, तो उसमें छोटी सी एक कलिका बनती है, बड बनती है, जो बाद में धीरे धीरे वृद्धि करके बहुत बड़ी हो जाती है और फिर लास्ट में वो पहली कोशिका से हटकर अलग हो जाती है और फिर वो स्वतंत्र जीवन यापन करने लगती है। तो यहाँ भी जीवाणु के अंदर कुछ ऐसी पाया जाता है। तो मान लीजिए ये कोई जीवाणु है, इसमें ये छोटी सी एक बड बनेगी। ठीक, ये जब बड बनेगी तो इसके अंदर भी छोटा सा जेनेटिक मटेरियल चला जाएगा। ये वाला जेनेटिक मटेरियल अपनी एक कॉपी इसके अंदर ट्रांसफ़र करा देगा। धीरे धीरे इसका आकार बढ़ता चला जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, इसका आकार बढ़ता चला जाएगा और बढ़ने के बाद फिर लास्ट में ये अपनी पैरेंटल कोशिका को छोड़कर अलग हो जाएगा। तब इस प्रकार के हम जनन को बोलते हैं बडिंग या मुकुलन। तो अब ये दोनों जीवाणु एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और अपना अपना जेनेटिक मटेरियल भी साथ में ले जाएंगे। ध्यान रखना है कि जेनेटिक मटेरियल ज़रूर आना चाहिए। ठीक है। अंतःबीजाणु की बात करें तो ये केवल प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। तो मान लीजिए बाहर का जो वातावरण है जीवाणु के हिसाब से अच्छा नहीं है, मान लीजिए बाहर उसको खाना नहीं मिल रहा है, बाहर का जो पीएच है उसके हिसाब से नहीं है, या बाहर का जो टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा है लेकिन जीवाणु को थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए। तो उस टाइम पे जीवाणु एक तरकीब लगाता है, एक ट्रिक लगाता है। वो क्या होती है कि ये मान लीजिए जीवाणु है, ठीक, इसका ये है जेनेटिक मटीरियल, ये है इसका पैरेंटल जेनेटिक मटीरियल। तो ये क्या करेगा, अपने इसी जेनेटिक मटीरियल से एक और अपना दूसरा डीएनए बना देगा। और डीएनए बनाने के बाद इसका जो पहला ग्रीन वाला जो डीएनए है वो तो नष्ट हो जाएगा और जो ये बचा हुआ है रेड वाला डीएनए, इसके चारों तरफ एक मोटी सी परत बन जाएगी जो कि इसकी बाह्य चीज़ों से सुरक्षा करती है और ये अंतःबीजाणु के द्वारा काफ़ी टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। यानी अगर एक बार इनके ऊपर परत बन गई तो ये लगभग सैकड़ों सालों तक, हज़ारों साल तक भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो इतने ज़्यादा ये प्रतिरोधी होते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो ग्रीन वाला इसका डीएनए वो तो नष्ट हो जाएगा लेकिन जो रेड वाला वो इसी के अंदर बंद रहेगा और यह वेट करेगा कि कब अनुकूल परिस्थिति आए और कब मैं बाहर निकलूँ। तो जब अनुकूल परिस्थितियाँ आ जाएगी तो उस टाइम पर ये जो है बाहर निकल जाएगा और बाहर निकलने के बाद ये अपना स्वतंत्र जीवन यापन करेगा। ठीक, तो ये जो मैंने संरचना बनाई है ये रेड के चारों तरफ, इसी को बोलते हैं अंतःबीजाणु। ये किस जीवाणु में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है बच्चों बेसिलस जीवाणु में ज़्यादातर। बेसिलस जीवाणु में अंतःबीजाणु के द्वारा ज़्यादातर जनन होता है। ठीक है, तो ये हो गया अलैंगिक जनन। अब हम जरा आनुवंशिक पुनर्संयोजन पे आते हैं या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पे कि आखिर होता क्या है। तो मैं यहीं पे इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आनुवंशिक पुनर्संयोजन होता क्या है। मान लीजिए एक कोशिका है जीवाणु की और ये दूसरी कोशिका है जीवाणु की। इसके पास में अपना ये डीएनए पाया जा रहा है, ठीक, और दूसरे वाले के पास में अपना ये डीएनए। अब यहाँ पर आनुवंशिक पुनर्संयोजन का मतलब क्या है कि यहाँ से किसी डीएनए के पार्ट का, डीएनए के किसी खंड का, मान लीजिए यहाँ से रेड वाला जो ये है डीएनए, वो इस कोशिका से, रेड वाले से यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया। तब इस क्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग, आनुवंशिक पुनर्संयोजन। कि एक जीवाणु कोशिका से डीएनए का पूरा भाग या छोटा सा डीएनए का भाग एक कोशिका से दूसरी कोशिका में अगर जा रहा है तब इस चीज़ को बोला जाता है आनुवंशिक पुनर्संयोजन, या इसी को किसी किसी बुक में लैंगिक जनन भी बोल दिया जाता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये सत्य लैंगिक जनन नहीं है। अब यहाँ से यहाँ पर जाने के जो तरीके वो अलग अलग हो सकते हैं। अगर ये यहाँ से यहाँ पर डायरेक्ट जा रहा है तब इस क्रिया को बोलोगे रूपांतरण। अगर ये यहाँ से यहाँ पर किसी जीवाणुभोजी विषाणु के द्वारा जा रहा है तब इस क्रिया को बोलते हैं पारगम।
और अगर ये यहाँ से यहाँ पर एक ट्यूब के द्वारा या पायली के द्वारा, तो याद कीजिए जब मैं जीवाणु कोशिका की संरचना पढ़ा रहा था तो उस टाइम पर एक नलिकानुमा संरचना हमने देखी थी जिसको पायली या पाइलस बोलते हैं। तो अगर ये पायली या पाइलस के द्वारा इसका डीएनए का छोटा सा पार्ट एक से दूसरी कोशिका में जा रहा है तब उसको क्या बोलोगे, संयुग्मन बोला जाएगा। तो तीनों ही प्रक्रियाओं में डीएनए को ट्रांसफ़र करना है, लेकिन जो उसको ट्रांसफ़र करने की जो मेथड है वो अलग अलग है। तो रूपांतरण में क्या होगा, इसकी खोज करी थी बच्चों ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने, जो कि आप 12th क्लास के अंदर पढ़ोगे 1928 में। ठीक, तो इसमें होता क्या है कि जो जीवाणु कोशिका होती है भाई, उसमें टेंडेंसी होती है कि उसके पास अपना खुद का तो डीएनए है, लेकिन मान लीजिए हमने उसको किसी दूसरे माध्यम में रख दिया और उस माध्यम के अंदर ऑलरेडी रेड कलर का डीएनए पड़ा हुआ है। तो जीवाणु कोशिका में क्षमता होती है कि बाह्य डीएनए को ये अपने अंदर अवशोषित कर सकते हैं। तो इसी प्रक्रिया को बोला जाता है रूपांतरण, और इसकी खोज करी थी ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने। तो ये जो रेड वाला डीएनए है वो इसके अंदर चला जाएगा और फिर बाद में ये रेड वाला डीएनए इसी के मेन डीएनए के साथ में जुड़ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि ये वाली जो कोशिका है वो रूपांतरित हो गई है, यानी मॉडिफाइड हो गई है। पहले इसके अंदर कुछ और लक्षण होंगे, अब जब रेड वाला मैं डाल दूंगा तो इसके अंदर जो लक्षण होंगे वो थोड़े से रूपांतरित हो जाएंगे, इसलिए इस प्रयोग को बोला जाता है रूपांतरण प्रयोग। यही क्रिया अगर मैं किसी जीवाणुभोजी विषाणु के द्वारा करा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये है एक जीवाणुभोजी विषाणु जिसमें इस तरह से छोटे छोटे से पैर होते हैं, इसके पास में मान लीजिए ये रहा इसका डीएनए, वायरल डीएनए। ऐसे जीवाणु, ऐसे विषाणु जो जीवाणु कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं उनको बोला जाता है जीवाणुभोजी विषाणु। तो ये है बैक्टीरिया का डीएनए। तो जैसे ये वायरस इस कोशिका पर आक्रमण करता है तो इसका जो रेड वाला डीएनए है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, इस बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर जाने के बाद ये क्या करेगा, इस बैक्टीरिया के डीएनए के छोटे छोटे से बहुत सारे टुकड़े कर देगा। टुकड़े करने के बाद ये अपने जैसे बहुत सारे नए विषाणु बनाएगा। तो अब ये क्या करेगा, अपने बहुत सारे विषाणु बनाएगा। तो छोटा छोटा सा प्रोटीन का कोट बनाएगा, पहले प्रोटीन का कोट बनाएगा। तो ये मान लीजिए यहाँ पर 3 मैं विषाणु दिखा रहा हूँ। तो इनमें क्या होता है भाई, ज़्यादातर विषाणुओं के अंदर अपना खुद का जेनेटिक मटीरियल रहेगा रेड वाला, लेकिन कुछ कुछ विषाणु ऐसे होते हैं कि जिनमें गलती से जीवाणु का भी ये ग्रीन कलर वाला जेनेटिक मटीरियल आ जाता है। अब जब ये वाला विषाणु इस कोशिका को तोड़कर नई कोशिका को संक्रमित करेगा, तो मान लीजिए इस नई कोशिका में ब्लैक कलर का डीएनए है। अब इस पर दूसरा वाला वायरस आ रहा है। अब इस वायरस के पास में क्या है बच्चों, इस वायरस के पास अपना खुद का भी डीएनए है, और जो दूसरे वाले से लेकर आ रहा है जीवाणु से, तो रेड कलर वाला इसका खुद का है, और ये ग्रीन कलर वाला दूसरे जीवाणु का ये गलती से लेकर आ गया है। तो ये जब अंदर जाएगा तो ये ग्रीन वाला डीएनए भी अंदर आ जाएगा। तो आ गया एक जीवाणु से जो ग्रीन वाला डीएनए था वो दूसरे जीवाणु के साथ में आ गया है। तो इस तरह के लैंगिक जनन को बोला जाता है पारगमन जीवाणुभोजी विषाणु के द्वारा। ठीक है बच्चों, यही प्रक्रिया अगर किसी ट्यूब के द्वारा हो रही है तब इसको बोलते हैं संयुग्मन। तो इसमें होता क्या है वो देखिए ज़रा, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि जगह बन जाए। तो इनमें कुछ ऐसे होते हैं, ये केवल कुछ ही जीवाणु में पाए जाते हैं। ऐसे जीवाणु जिनके पास F प्लाज्मिड होता है उनमें ये वाला जनन पाया जाता है। तो इनमें ऐसे करते हैं, जैसे कबूतर होते हैं आपस में एक दूसरे से चोंच से लड़ाते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो कुछ इसी तरह का यहाँ पे भी होता है। कुछ कुछ ऐसा लगता है जैसे ये सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, नर और मादा के बीच में जनन हो रहा है। तो इसमें क्या होगा भी, मान लीजिए यहाँ पर ये इनका खुद का डीएनए है जीवाणु कोशिका का। अब इसमें से जो एक कोशिका है इसके पास में एक खास प्लाज्मिड होते हैं जिसको बोलते हैं F प्लाज्मिड या फर्टिलिटी प्लाज्मिड। तो इस कोशिका को बोलते हैं F पॉजिटिव कोशिका या दाता कोशिका। दूसरी वाली कहलाती है F नेगेटिव कोशिका या ग्राही कोशिका। तो इनकी जो ट्यूब है वो एक दूसरे के पास पर इस तरह से आएगी, आने के बाद एक दूसरे से चिपक जाएगी। चिपकने के बाद जो अंदर की इनकी भित्ति है वो गल जाती है, फिर गलने के बाद बीच में एक आने जाने का रास्ता बन जाता है, खोखली ट्यूब बन जाती है। उस ट्यूब के द्वारा जो इनका ये ग्रीन कलर का F प्लाज्मिड है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड, वो क्या करेगा भी, अपनी एक कॉपी बनाएगा, और कॉपी बनाने के बाद वो इस ट्यूब के द्वारा इस दूसरे जीवाणु कोशिका में चली जाएगी। तो अगर डीएनए या फिर प्लाज्मिड
एक कोशिका से दूसरी कोशिका में संयुग्मन नलिका के द्वारा, इस नलिका को बोलते हैं संयुग्मन नलिका या कॉन्जुगेशन ट्यूब, तो इसके द्वारा अगर एक कोशिका से दूसरी कोशिका में डीएनए जा रहा है तब इस प्रकार के जनन को बोलते हैं संयुग्मन। तो ये था जीवाणु के अंदर जीवाणु में जनन। तो ध्यान ये रखना है कि इनमें सत्य लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, इनके लैंगिक जनन को बोला जाता है आनुवंशिक पुनर्संयोजन। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों अगला टॉपिक पढ़ते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और इम्पोर्टेंट भी है। तो एनसीईआरटी के अंदर जीवाणु के ना दो प्रकार दे रखे हैं बच्चों, एक तो है आर्के बैक्टीरिया या आद्य जीवाणु, दूसरे हैं यू बैक्टीरिया या जिनको बोलते हैं सत्य जीवाणु। तो यहाँ पे नाम पे ध्यान दीजिए कि यू का मीनिंग होता है बच्चों सत्य, और एक आपको वर्ड में लिखने को देखने को मिलेगा स्यूडो, PSEUDO, उसका मतलब होता है झूठा या असत्य। तो ये सत्य जीवाणु होते हैं और ये आद्य जीवाणु हैं जो कि काफ़ी प्राचीन टाइम से चले आ रहे हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, ये जो जीवाणु हैं भाई ये पुनीत सुपरस्टार की तरह रोज़ाना ही मौत का खेल खेलते हैं, तो खतरों के खिलाड़ी होते हैं। ये बोलते हैं कि भाई हम वहीं पर पाए जाएंगे जहाँ पर कोई दूसरा जीवधारी सोच भी नहीं सकता है, हम वहाँ पर पाए जाएंगे, हम रोज़ाना मौत का खेल खेलेंगे, हम भी देखते हैं कौन हमको जो है आकर नष्ट करता है। जबकि वे जो होते बेचारे थोड़े से डर कर रहने वाले जीवाणु हैं, उनका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दोगे तो वो भी बेचारे मर सकते हैं, लेकिन इनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाओ टेम्परेचर कम कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आद्य जीवाणु जो है इनकी संरचना कोशिका भित्ति और जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसकी संरचना बाकी जीवाणु से डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा प्रतिकूल वातावरण में भी जिंदा रह सकते हैं। जहाँ पर दूसरा कोई जीवधारी रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता, ये वहाँ पर भी मिल सकते हैं। जैसे कि ये मिल सकते हैं उबलते हुए पानी के अंदर जहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। ये मिल सकते हैं समुद्र की बहुत ज़्यादा गहराई में जहाँ पर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि अगर इंसान जाएगा तो उसको जो है बिल्कुल कुचल दिया जाएगा। जैसे कि टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने के लिए अभी जो एक वो गई थी सबमरीन गई थी, तो उसमें इम्प्लोजन हो गया था क्योंकि बाहर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे हम समुद्र की गहराई में जाते हैं तो बाहर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा प्रेशर को नॉर्मल जीवधारी सहन नहीं कर सकता है, लेकिन ये जीवधारी कहते हैं कि हम सहन कर सकते हैं, अभी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आद्य जीवाणु ज़्यादातर प्रतिकूल परिस्थितियों में पाए जाते हैं। अब इनके प्रकार देख लीजिए जरा जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। पहला नाम है थर्मो एसिडोफाइल। थर्मो मीन्स होता है टेम्परेचर, एसिडो यानी कि अम्लीय, और फाइल माने होता है लविंग। तो ऐसे जीवाणु जो बहुत ज़्यादा गर्म जगहों पर पाए जाते हैं उनको बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल। तो ये कहाँ पर पाए जाएंगे, गर्म स्थानों पर पाए जाएंगे, गर्म स्थान पर। ठीक है। दूसरे जीवाणु होते हैं बच्चों हैलोफाइल। हैलो मीन्स होता है लवण और फाइल मीन्स लविंग। तो ये जीवाणु कहाँ पर पाए जाएंगे, सॉल्टी एरिया में या लवणीय स्थानों पर। तो इनको नमक से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, मोहब्बत होती है। और तीसरे जीवाणु जो होते हैं ये पाए जाते हैं गाय भैंस इनकी छोटी आंत के अंदर, और वहाँ पर ये मैथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं जिसको गोबर गैस बनाने में यूज़ किया जाता है। तो इन जीवाणु को बोला जाता है मैथेनोजन जीवाणु। तो ये कहाँ पाए जाएंगे, ये गाय भैंस वगैरह जो होते हैं जिनको रूमिनेंट एनिमल बोलते हैं कि आंत्र में, और वहाँ पर ये क्या करते हैं, मैथेन गैस के उत्पादन में सहायता करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। इसका एग्जाम्पल एक तो है मैथेनोबैक्टीरियम जिसको गोबर गैस बनाने में भी यूज़ किया जाता है, और दूसरा है मैथेनोकोकस। तो ये जीवाणु इसके अंदर आते हैं। चलिए अब इसकी तरफ बढ़ते जरा, यू बैक्टीरिया या सत्य जीवाणु। तो ज़्यादातर जो अध्ययन किया जाता है, जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो ज़्यादातर यही जीवाणु हैं। ये स्वपोषी भी हो सकते हैं, परपोषी भी हो सकते हैं, लेकिन नेचर में ज़्यादातर कौन से मिलते हैं, परपोषी। अब इसमें स्वपोषी का भी दे रखा है। स्वपोषी में कौन सा दिया हुआ है, तो स्वपोषी में दिया हुआ है साइनोबैक्टीरिया या नीले हरे शैवाल। अब ये जो साइनोबैक्टीरिया या नीले हरे शैवाल होते हैं ये पानी में भी मिल सकते हैं, ज़मीन के अंदर भी मिल सकते हैं, ये एक कोशिके भी हो सकते हैं, ये तंतुवत भी हो सकते हैं। इनके पास में क्लोरोफिल ए पाया जाता है जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, अपना भोजन खुद बना सकते हैं और बदले में ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो ये ऑक्सीजेनिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक,
तो इनका एक डायग्राम आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, तो उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, कभी कभी उसकी लेबलिंग के लिए भी पूछ लिया जाता है। तो एक तंतुवत जीवाणु का उन्होंने डायग्राम दिया हुआ है। तो एक डायग्राम में देख लें, उसमें जो कोशिका है उसको थोड़ा सा उन्होंने अलग करके दिखाया है। इस कोशिका को नाम दिया जाता है हेटेरोसिस्ट। ये जो कोशिका होती है बच्चों, इसको नाम दिया जाता है हेटेरोसिस्ट। और इस कोशिका के अंदर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, यानी जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसको ये नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित कर देती है। और ये जो होती है हेटेरोसिस्ट, इसकी कोशिका भित्ति बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है। वो इसलिए मजबूत होती है क्योंकि यहाँ पर एक एंजाइम होता है जो कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता करता है। उस एंजाइम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब जीवाणु का एक चैप्टर आएगा, तो वहाँ पे हम लोग देख लेंगे नाइट्रोजन साइकिल के अंदर, तो वहाँ हम लोग पढ़ लेंगे। तो इनकी कोशिका भित्ति हार्ड बस इसलिए होती है, ध्यान रखिए, ताकि यहाँ पर जो बाकी कोशिकाएँ हैं, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण चल रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण चलेगा तो ऑक्सीजन यहाँ से मुक्त होगी। तो वो ऑक्सीजन अगर इस कोशिका के अंदर चली गई तो इस कोशिका में जो एंजाइम है जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता कर रहा है, वो एंजाइम काम करना बंद कर देगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो इसलिए यहाँ पर इसकी भित्ति को काफ़ी ज़्यादा हार्ड बनाया जाता है। इसके अलावा ये जो जीवाणु होते हैं, इनके बाहर की तरफ कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या म्यूसिलेज की बनी हुई एक परत भी पाई जाती है, जो इन सभी जीवाणुओं को एक दूसरे से बांधे भी रखती है और साथ में ये प्रोटेक्शन का भी काम करती है। तो इस परत को बोला जाता है म्यूसिलेजिनस शीथ। म्यूसिलेजिनस शीथ, ठीक है। तो यह है जीवाणु के दो प्रकार। साइनोबैक्टीरिया का ध्यान रखिएगा, ये प्रकाश संश्लेषी और ऑक्सीजेनिक जीवाणु होते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। ठीक, अब जीवाणु में हम लोग पढ़ेंगे उनके आर्थिक महत्व के बारे में, कि उनके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं। तो बच्चों अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग जीवाणु के आर्थिक महत्व। तो देखिए, जीवाणु जो होते हैं फ़ायदा भी पहुंचाते हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जीवाणु फ़ायदा पहुंचाने वाले होते हैं। तो फ़ायदे की अगर हम बात करें तो दूध से दही बनाने में जीवाणु को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा पनीर बनाने में, सिरका बनाने में, चीज़ बनाने में, और भी बहुत तरह के जीवाणु होते हैं जो अलग अलग क्रियाओं में यूज़ किए जाते हैं। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक चैप्टर आएगा सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व, तो वहाँ पे हम लोग इसको कवर करेंगे। इसके अलावा जीवाणु का एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक बनाने में यूज़ किया जाता है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में जीवाणु यूज़ किए जाते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी में जीवाणु का जो प्लाज्मिड होता है वो वाहक की तरह या वेक्टर की तरह काम करता है। इसके अलावा जीवाणु की हानिकारक क्रियाओं की बात करें तो जीवाणु रोग फैलाने में सहायक होते हैं। तो ये मनुष्य में, दूसरे जीवधारियों में, पेड़ पौधों के अंदर अलग तरह के वो रोग फैलाते हैं। तो मनुष्य में बात करें तो टाइफाइड मनुष्य में फैलता है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा। इसके अलावा जो हैजा है ये फैलता है विब्रियो कोलेरी जीवाणु के द्वारा। टीबी, जिसको ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं, ये फैलता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के द्वारा। एक होता है निमोनिया जो फैलता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा। और एक होता है सिट्रस पौधों यानी कि नींबू की प्रजाति वाले पौधों में एक रोग होता है सिट्रस कैंकर, जो कि फैलता है ज़ैंथोमोनास सिट्राई जीवाणु के द्वारा। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट टॉपिक बचता है जो कि लास्ट टॉपिक है हमारा, माइकोप्लाज्मा। तो देखिए, प्रकृति में कुछ जीवाणु ऐसे भी पाए जाते हैं जिनके चारों तरफ कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, यानी इनमें सिर्फ क्या पाया जाएगा, बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, अंदर इनका खुद का डीएनए रहेगा जो कि वृत्ताकार होता है, और इसमें भी कोई हिस्टोन प्रोटीन वगैरह नहीं पाई जाती है। तो बिल्कुल जीवाणु ही होता है ये। जीवाणु में से बस कोशिका भित्ति को हटा दीजिए तो जो बचा हुआ है उसको बोला जाता है माइकोप्लाज्मा। और इनका साइज़ इतना ज़्यादा छोटा होता है कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे माने जाते हैं। तो दुनिया में अगर सबसे छोटी कोशिकाएँ हैं जिसमें कोई कोशिका भित्ति नहीं है तो वो कौन है, माइकोप्लाज्मा। तो ये माइकोप्लाज्मा बिना कोशिका भित्ति के जीवाणु होते हैं। सबसे छोटी कोशिका इनको माना जाता है। ये अनऑक्सीजीवी होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही जिंदा रह सकते हैं। ये रोग कारक होते हैं जो मनुष्य में और दूसरे जीवधारी में बीमारियाँ फैलाते हैं। मनुष्य में जो ज़्यादातर निमोनिया होता है वो माइकोप्लाज्मा के द्वारा ही होता है। ज़्यादातर जितना भी निमोनिया होता है माइकोप्लाज्मा के द्वारा ज़्यादातर होता है। अब इनमें क्योंकि कोशिका भित्ति नहीं पाई जा रही है तो इसका मतलब इनकी कोई शेप भी फिक्स नहीं रहती है, तो ये अलग अलग आकृति के होते हैं, जिसके कारण इनको नाम दिया जाता है PPLO, जिसकी फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या इनको बोलते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम,
जोकर यानी कि इनका साइज़ छोटा होता है अभी, तो पादप जगत के जोकर भी इनको माना जाता है। तो यहाँ पर हमारा जगत मोनेरा कवर हो जाता है। इसके बाद में हम लोग जगत प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।